खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। रोहिंग्या मुसलमानों के मामले पर म्यांमार की स्टेट काउंसलर ऑंग सान सू की ने अपनी चुप्पी आखिरकार तोड़ तो दी, लेकिन उसका असर खुद उनके देश पर क्या होगा यह समझना मुश्किल है। सूची का कहना है कि रोहिंग्या लोग दहशतगर्द घटनाओं में शामिल हैं। उन्होंने म्यांमार के खिलाफ हमले कराए और ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि उनके मुताबिक यह तस्वीर पेश करना कि म्यांमार से सारे मुसलमानों को भगाया जा रहा है सरासर गलत होगा। सूची ने बड़ा बयान देते हुए यह भी कहा कि जो लोग म्यांमार वापस आना चाहते हैं उनके लिए रिफ्यूजी वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू किया जाएगा। पर कुल मिलाकर अपने देश में उन्होंने ऐसे हालात तो पैदा कर ही दिए हैं कि उनकी मुसीबत अब भारत की सिरदर्दी बनी हुई है। पाकिस्तान की नापाक जमीन से धमकियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली जैसे कट्टरवादी नेता हाथों में तलवार लहराकर भारत और म्यांमार से बदले की खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। मसूद अजहर जैसे आतंकी 1 लाख आतंकियों की भर्ती की चेतावनी दे रहे हैं और हमारे देश में मानवाधिकार के नाम पर इन्हें यहीं इसी मुल्क में रखने का दबाव बनाया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि देश की सुरक्षा बड़ी है या रोहिंग्या के मानवाधिकार। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। क्या सभी रोहिंग्या मुल्क के लिए खतरा है? क्या रोहिंग्या को हिंदुस्तान में रहने के लिए अपनाना होगा हिंदू धर्म? क्या रोहिंग्या को सहारा देना सिर्फ हिंदुस्तान की जिम्मेदारी? अरब मुमालिक की तंजीमें रोहिंग्या को लेकर क्यों खामोश हैं? क्या मुल्क में अब रोहिंग्या को लेकर हो रही है सियासत? मुल्क की हिफाजत जरूरी या फिर रोहिंग्या के इंसानी हुकूक? हिंदुस्तानी हुकूमत रोहिंग्या मुसलमानों को सलामती के लिए खतरा मानती है, उन्हें वापस भेजने पर आमादा है। मरकजी हुकूमत के मुताबिक कुछ रोहिंग्या मुसलमानों का दहशतगर्द तंजीमों से साजबाज है। इस जिम्न में मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दाखिल किया है, जिस पर 3 अक्टूबर को समाअत होनी है। भारत सरकार ने रोहिंग्या रेफ्यूजीज के मामले में अपना हलफनामा दायर किया है। उन्होंने ये भी बोला है कि हमको कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि इन रोहिंग्या रेफ्यूजीज को रेडिकलाइज करने की कोशिश करी जा रही है, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दायर किया है। वो ये कह रहे हैं कि उसको सील्ड कवर में कोर्ट को अगली हियरिंग यानी कि 3 अक्टूबर को जो हियरिंग होगी उसमें देंगे। वहीं अब रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। हिंदू महासभा के चक्रपाणी महाराज का कहना है कि अगर हिंदुस्तान में रोहिंग्या मुसलमानों को रहना है तो उन्हें हिंदू धर्म अपनाना ही होगा। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकार ने दिया है तो ठीक दिया है और सोच समझ करके दिया है, और वास्तव में ये खतरा है देश के लिए। तो महासभा से मैंने कहा की तरफ से ये बोला भी है कि अगर रोहिंग्या मुसलमान हिंदू धर्म स्वीकार करे, सनातन धर्म को अपनाए, तो हम उनको सहयोग करेंगे जितना प्रयास हो सके। ये नहीं कह रहे कि पूरे मुसलमान ही आतंकी। हमारे देश के मुसलमान राष्ट्रभक्त हैं, हमारे देश के लेकिन ये रोहिंग्या मुसलमान हैं और इनकी एक आतंकी एक इतिहास रहा है। हमारे देश के मुसलमान मानवतावादी हैं। ये विश्व के सबसे अच्छे मुसलमानों में हमारे देश के मुसलमान आते हैं। लेकिन रोहिंग्या मुसलमान के लिए यहाँ रहना पड़ेगा तो सनातन हिंदू धर्म अपना करके ही इनको सहयोग किया जा सकता है। लेकिन रोहिंग्या मुसलमान के लिए यहाँ रहना पड़ेगा तो सनातन हिंदू धर्म अपना करके ही इनको सहयोग किया जा सकता है। आज आप देखिए, रोहिंग्या होगा या बांग्लादेशी होगा, दुनिया का कोई मुसलमान देश इनको क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि मौलिक रूप से में अराजकतावादी हैं, अपराधवादी हैं और देशद्रोही हैं। दुनिया भर में रोहिंग्या मुसलमानों पर उठ रहे सवालों के बीच म्यांमार की स्टेट काउंसलर ने बिलाखिर इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी। आंग सान सू की ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों को तस्दीक के बाद वापस लिया जा सकता है। Confirm now. We are ready to start the verification process at any time, and those who have been verified as refugees from this country will be accepted without any problems
and with full assurance of their security and their access to humanitarian aid. रोहिंग्या मुसलमानों के ताल्लुक से साबिक वज़ीर कानून अश्वरी कुमार ने ईटीवी से खास बातचीत में कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त इंसानी बुनियादों पर दे देनी चाहिए। 50, 10, 20, 1, 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मुतालिक संदेह की कोई बुनियाद है तो उनको आप बेशक शरण ना दें, मगर आप एक बुनियादी मानव अधिकारों के कानून के चलते जिसके प्रति भारत ने समय समय पर अपनी वचनबद्धता दोहराई है, कैसे इनकार कर सकते हैं हम? रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर अब मुल्क में सियासत तेज हो गई है। क्या रोहिंग्या को सहारा देना सिर्फ हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है? रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे जुल्म ज्यादती पर अरब मुमालिक की तंजीमें आखिर क्यों खामोश है? क्या रोहिंग्या अलग किस्म के मुसलमान हैं? मुल्क की सलामती के लिए अगर ये खतरा है तो फिर इनके साथ इंसानी हमदर्दी आखिर निभाई कैसे जा सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो देश की सुरक्षा, देश की सिक्योरिटी बड़ी है या रोहिंग्यास के मानवाधिकार? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तुहिन सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। मुंबई से वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जो कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, संत महासभा के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दिल्ली से यासिर जिलानी साहब, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच संघ का हिस्सा, उसके प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वकार एच भट्टी साहब जम्मू से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। वकार एच भट्टी साहब का तारुफ आपसे करा दूं, वो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और रोहिंग्या मुसलमान सबसे ज्यादा जम्मू में ही रहते हैं। तकरीबन 7 से 10 हजार उनकी संख्या है। उनकी देखरेख भी बहुत हद तक संभाल रहे हैं भट्टी साहब। और साथ ही साथ आदिल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। और थोड़ी देर में मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब जो लगातार रोहिंग्या मुसलमानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं टीवी डिबेट्स में, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे। थोड़ी देर में वो स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। तुहिन सिन्हा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। बड़ा सवाल उठाया जा रहा है रोहिंग्या लोगों के ह्यूमन राइट्स को लेकर कि कैसे मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है और 40,000 लोगों को मौत के मुंह में धकेला जा सकता है उन्हें डिपोर्ट करके। सबसे बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा है। क्या इस ओर सोच रही है सरकार? देखिए, सबसे पहले मैं रोहिंग्या मुसलमानों की जो कौन है ये लोग, ये समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ये लोग बंगाली भाषी लोग हैं जो बांग्लादेश से म्यांमार में गए थे। ठीक है, अब पिछले 1940 से आर्म्ड मिलिटेंसी में ये लोग शामिल रहे हैं। अब वो काफी हद तक ये चिकन और एग स्टोरी हो जाता है। अब या क्या ये जो अत्याचार उन पर हुए थे उसकी वजह से इन्होंने आर्म्स लिया, या फिर इन्होंने जो आतंक का रास्ता अपनाया इसकी वजह से उन पर अत्याचार? ये चिकन और एग स्टोरी हो जाता है जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, और इस पर अभी घुसने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आज की तारीख में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास प्रमाण है कि पाकिस्तान के सारे आतंकवादी गुट जो हैं इन पर अपनी आंख लगाए हुए हैं। कल ही अल-कायदा का एक ऑपरेटिव दिल्ली में पकड़ा गया था जो रोहिंग्यास को रिझाने के प्रयास में था। आज केवल पाकिस्तान के टेरर आउटफिट्स नहीं, गल्फ के भी कम से कम 3 या 4 टेरर आउटफिट्स हैं। अगर इंटरनेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट की आप एक साइट पर जाएं तो ये लिस्टेड हैं, ये सारे प्रमाण। ये केवल इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात पे नहीं कर रहा हूं। नहीं, वो बात दूसरा समझ में आती है, सबसे बड़ा सवाल समझ में आती है, लेकिन जब आप जिक्र करते हैं कि इनका मिलिटेंसी से ताल्लुक है, इन्होंने एक लिबरेशन आर्मी बना रखी है, तो अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी जो है वो तो 5,000 लोगों की सेना है। तो आप ये मान सकते हैं कि रोहिंग्यास का एक गुट जो है उसने अपने देश के खिलाफ बगावत कर रखी है, देश के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, लेकिन उसकी सजा क्या पूरी रोहिंग्या कम्युनिटी को दी जानी चाहिए या दी जा सकती है? यह बड़ा सवाल है।
नहीं, ये किसी ने नहीं कहा है, ये किसी ने नहीं कहा है कि सारे रोहिंग्यास जो हैं वो आतंकवादी है। लेकिन ये कैसे आप तय करें कौन आतंकवादी है कौन नहीं करे? आज यूरोप में जिस तरह हर 3 हफ्ते पर आतंकवादी हादसा हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं इस बात का श्रेय हिंदुस्तान की सरकार को देना होगा कि पिछले 3 साल में कोई भी बड़ा आतंकवादी हादसा यहां पर नहीं हुआ है। और वो इसलिए हुआ है, वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार बेहद सतर्क रही है आतंकवाद के मसले पर। लेकिन आज जो दूसरा सवाल मैं ये उठाना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 की वजह से जहां एक तरफ हिंदुस्तानी जाकर कश्मीर में नहीं सेटल हो सकते हैं, वहां कितनी बड़ी साजिश रही है, ये कितना बड़ा षड्यंत्र रहा है कि बांग्लादेश से और म्यांमार से आए हुए लोग को बंगाल नहीं, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, उन्हें स्ट्रेटेजिक तौर पर लद्दाख और जम्मू में सेटल किया गया। ये एक सीधा साधा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ये एक साजिश रहा है वहां की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का। तो रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट करना इस लिहाज से भी जरूरी हो जाता है कि ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती आई है, जिसकी वजह से शीघ्र जैसे वो इंडिया में आए नहीं हो उन्हें आधार कार्ड दे दिया गया, ये जो एक कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तुहिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदिल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, आपका जवाब देना चाह रहे हैं। आदिल सिंह साहब, ये रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में क्यों खड़ी हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, हम देश के हित में खड़े हैं और हमारा ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, सो मुझे आप 30 सेकंड का समय दीजिए जी। देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी पैरामाउंट है, इसमें कोई दो राय नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कई अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस और कन्वेंशंस हैं। मैं आपको कई चंद गिना देता हूं, जैसे आर्टिकल 14 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 जो परसिक्यूशन की प्रोटेक्शन की बात करता है। सिमिलरली बैंकॉक प्रिंसिपल्स ऑन स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उनके समय में 2001 में हमने ये अडॉप्ट किया था। सो आज हमें जरूरत है कि नेशनल सिक्योरिटी पैरामाउंट है, अगर कोई भी चीज नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, लेकिन इंटरनेशनली हम किसी भी ट्रीटी से बाउंड नहीं है। नहीं, देखिए, कि हम रोहिंग्यास को यहां रखें ही, उन्हें शरण दें ही, ये सरकार साफ कर चुकी है। और अगर आप इंटरनेशनल लॉज देखिए तो उसमें ये क्लियर भी हो जाता है। सरकार का ये एफिडेविट है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। मैंने आपको 2 कन्वेंशन ऑलरेडी गिना चुका हूं मैं, अगर आप चाहते हैं मैं पढ़ के भी सकता हूं। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट, हम कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर साथ ही साथ हमारी एक अंतरराष्ट्रीय इमेज भी है। सो उसके तहत हमें अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब मैं एक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई ने कहा है कि ये कांग्रेस का ये डेमोग्राफी चेंज कर रही है, एनसी चेंज कर रही है। मैंने याद करवाना चाहूंगा कि महबूबा मुफ्ती जी, जिनके साथ ये सरकार में है जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने असेंबली पे कहा है, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि हमारे पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है कि रोहिंग्याज मिलिटेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई बताएं कि महबूबा मुफ्ती गलत कह रही हैं, सही कह रही हैं। और दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए भारतीय जनता पार्टी की। एक समय ये हमारे पे आरोप लगा रहे हैं पर सरकार इनकी है, दूसरी जिस लीडर को इन्होंने समर्थन दिया है, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है। सो कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये क्लियर करना यासिर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या ये नहीं है कि जब सेंट्रल एजेंसीज कह रही हैं, खुफिया एजेंसियों की ये रिपोर्ट है कि खतरा हो सकता है, सभी की जांच क्या मुमकिन है? जो बार बार सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या फिर जो लोग इस वक्त रोहिंग्या मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप सबकी जांच कर लीजिए ना, कौन सही है कौन गलत, पड़ताल कर लीजिए, सबको क्यों दे रहे हैं सजा? नहीं, देखिए, ये मैं आपको अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको मैं थैंक यू कहूंगा। आपने सुबह एक ट्वीट किया था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये जितने भी तथाकथित कांग्रेस गैंग के मुस्लिम लीडर हैं यहाँ पे, जो कई सारे इसमें मौलवी हजरात भी मिल गए आज, आजकल जितने भी इशू आ रहे हैं, इनका एक ही मुद्दा है कि भारत में किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान को लेके उन्माद फैलाने वाली राजनीति की जाए। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ रह रहे हैं उनके साथ किस तरह की ज्यादतियां हैं, किस तरह से वो बेचारे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। उनका सिर्फ मकसद है राजनीति करना। मैं बताना चाहूंगा, देखिए, आप देखिए कश्मीर से लेके असम तक, असम बिलीव करेंगे कि असम में जो लोअर असम है, बारापेटा, धुबरी, मोरीगांव, हुजाई, इसमें कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें घुसपैठिए नहीं है। आज के डेट में इलीगल सरदर्द बना हुआ है, लेकिन उस पे ये लोग बात नहीं करते। ये लोग कभी भी बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये इतिहास में जानने की कोशिश नहीं करते। रखाइन का पूरा मामला इनको ये पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे कि उन्होंने जो उनकी लिबरेशन आर्मी जो बनी हुई है, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, उन्होंने किस तरह का आतंक मचा रखा है, उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए, मैं उस पर भी नहीं जाता हूं। आप
सिर्फ इसलिए कि उसमें मुसलमान जुड़ गया है तो ये जज्बाती होके लोगों को भटकाने का काम करते हैं। ये भूल जाते हैं कि सऊदी अरब ने 3 साल पहले 2 साल पहले जो यमन के साथ किया है, यमन के शरणार्थियों के साथ किया है, वो भी मुसलमान थे और करने वाला भी मुसलमान था। ये इसलिए नहीं बोलते यासिर, लेकिन समीर भाई मैं एक बात इसमें जोड़ दूं, नहीं, ये सवाल तब उठता है ना जब बांग्लादेश और पाकिस्तान से अगर हिंदू भगाए जाते हैं या उनके साथ अत्याचार होता है तो उन्हें तो शरण हम दे देते हैं। 1 लाख तिब्बतियों को शरण हम दे देते हैं, दलाई लामा के साथ साथ तमिलियंस को दे देते हैं। कल जो आतंकवादी पकड़ा गया तब आप नहीं देखते राष्ट्रीय सुरक्षा। अच्छा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, भारत की अस्मिता और अखंडता का मामला है। इसमें हम अगर जरा सा भी चूक कर जाएंगे, कल को अगर कोई कांड हो जाएगा, कोई घटना हो जाएगी तो आप ही हमें टारगेट करेंगे। पहले एक सवाल सबसे ले लूं। ठीक है मौलाना आबिद साहब नहीं, आदिल एक मिनट। मौलाना आबिद साहब, इस बात का जवाब दीजिए जो यासिर जिस सवाल को उठा रहे हैं, जिस सवाल को बीजेपी के तमाम स्पोक्स पर्सन लगातार उठा रहे हैं, नेता उठा रहे हैं कि अगर कल को कोई कांड हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सेंट्रल एजेंसीज कह रही है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मौलाना आबिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी साहब, जो बात कह रहे हैं मैं इनकी मजबूरी को समझ सकता हूं कि जिस पार्टी से ये जुड़े हुए हैं इनको। हाँ, मुझे आवाज आ रही है, मैं जवाब दे रहा हूं। आपको मेरी आवाज मिल रही है कि नहीं? जी तो मैं ये कह रहा हूं कि यासिर जिलानी जो बात कह रहे हैं वो अपनी पार्टी की लाइन है, उनकी एक तयशुदा लाइन है, वो उनको बोलनी है, उनकी मजबूरी है, उससे बाहर वो जा भी नहीं सकते। लेकिन बुनियादी सवाल समीर साहब ये पैदा होता है कि जिस तरह से ये इल्जाम लगा रहे हैं रोहिंग्याज मुहाजिरीन पर कि रोहिंग्या शरणार्थी जो इस मुल्क में आए हैं वो सब आतंकवादी हैं, या वो वहां पर म्यांमार में रोहिंग्याज ने अपनी सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, लिबरेशन आर्मी उन्होंने बनाई हुई है। तो भाई अगर म्यांमार की सरकार के खिलाफ कुछ लोग लड़ रहे हैं तो वो म्यांमार में लड़ रहे होंगे, ना कि भारत में आकर के या बांग्लादेश की धरती पर। यहाँ जो लोग शेल्टर में पड़े हुए हैं, मतलब म्यांमार में जो अपने देश के खिलाफ जिन लोगों ने बगावत की हुई है, हथियार उठाया हुआ है, उनकी गारंटी आप इसका जवाब देना चाहते हैं समीर भाई कि वो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे? नहीं, समीर साहब 2012 में मुंबई में एक मिनट, तू इन बीच में नहीं, पहले एक सवाल सबसे ले लो। सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो क्या भारत की धरती पे बैठ के लड़ रहे हैं? एक बात। दूसरी बात समीर साहब, नहीं समीर भाई, एक दूसरी चीज इसी सवाल से जुड़ी हुई है। मैं कह रहा हूं दलाई लामा जैसी शख्सियत जो है, जो इंटरनेशनल फेम की शख्सियत है, मजहबी शख्सियत है बहुत अजीम, वो ये कह रहे हैं कि म्यांमार के बौद्ध आतंकवादी हो गए हैं और यासिर जिलानी साहब यहां बैठ करके उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। शर्म नहीं आती क्या? अरे मौलाना साहब देखिए, आप अच्छा, आप तो मेरी पार्टी लाइन की बात करते हैं, आप तो कम से कम आंतरिक सुरक्षा पे आप तो अपनी आवाज को हमारे साथ मिलाइए। कल जो आतंकवादी पकड़ा गया उसका इतिहास आपने जाना है। कल मुझसे किसी चैनल पे किसी एक शख्स ने, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा कि भाई आपकी मौजूदा जो सरकार है उससे आप रिलेटेड है, वो तो किसी को चाहे उठा ले, इस तरह की हल्की बातें करने का। दो मेहमान अभी है, मुझे सवाल देना है। ठीक है मौलाना साहब, आपने अपना पक्ष रखा। ठीक है, चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब एक मिनट, मैं आऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। चक्रपाणी महाराज, आपने बिल्कुल रोहिंग्या मुसलमानों की क्राइसिस को लेकर जो बयान दिया है वो बिल्कुल अपने आप में अजूबा है, अनूठा है। मुझे इस लॉजिक का आधार समझा दीजिए कि अगर ये रोहिंग्या मुसलमान, इनसे खतरा है देश की सिक्योरिटी को, लेकिन अगर ये सनातन धर्म धारण कर लेते हैं, हिंदू बन जाते हैं, तो फिर आप इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। ये क्या बात हुई? देखिए समीर जी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, देश की सुरक्षा सबसे जरूरी है और सबसे पहली प्राथमिकता है। और सबसे रही बात दूसरी, एक तो देखिए बांग्लादेशी घुसपैठी आए, बांग्लादेशियों ने सबसे ज्यादा अपराध यहाँ पे भारत में किया। रही रोहिंग्या मुसलमानों की, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, देश के हमारे मुसलमान अच्छे हैं, लेकिन वो ऐसे हमारे देश के बाहर के वो मुसलमान हैं जो आतंकियों से तार उनकी जुड़ी हुई है। और अभी देखिए पाकिस्तान उस पर कई बार डोरे डाल चुका, वहां पे अजहर मसूद का भी वो आ रहा है, बार बार रोहिंग्या
रोहिंग्या के बारे में, तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए हिंदू महासभा की तरफ से स्पष्ट है कि जितने बाहर से आने वाले जो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी है, अगर इनको हिंदू बनाता है तो पाकिस्तान उसको टच नहीं कर पाएगा, उसको अजहर मसूद नहीं कर पाएगा, मोहरा बना पाएगा। तो इसलिए अगर जो करता है तो हिंदू महासभा तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि हिंदू बने और अन्यथा ये देश से बाहर जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने अगर रोहिंग्यास के गुट से खतरा है नेशनल सिक्योरिटी को, सरकार को तो हिंदू बनने से वो खतरा खत्म कैसे हो जाएगा? आतंकी जो डोरे डाल रहे हैं उन लोगों पर अगर ये बात मान भी ली जाए तो वो क्या फिर नहीं होगा? नहीं, देखिए, नहीं, बिल्कुल खतरा कम होगा ना, बिल्कुल खतरा कम होगा समीर जी, बिल्कुल खतरा कम होगा। अगर हिंदू बनता है तो उससे पाकिस्तान या अजहर मसूद जैसे आतंकी जो है वो नहीं कर पाएंगे। अगर जो स्वेच्छा से बनता है तो संघ परिवार से नहीं, आप संघ परिवार ये धर्मांतरण नहीं, ये राष्ट्रांतरण है, मजहब लेके आती है। दोगलापन होगा। आप देखिए बीच में बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं। एक मिनट, वकार भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जम्मू में काम कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों के बीच। भट्टी साहब, जिस खतरे का बार बार जिक्र हो रहा है और जिस तरह से हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी है कि भाई सुरक्षा को खतरा हो सकता है, वो खतरा कुछ भांप पाए आप? रोहिंग्या मुसलमानों के साथ आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा कुछ खतरा है? क्या इस बात की गुंजाइश है कि वो लोग भटक कर आतंक के रास्ते पर जा सकते हैं? सर जहां तक जान पाया हूं, दिल्ली में भी और जम्मू के कैंपों में काफी बार गया हूं, जहां तक मैं जान पाया हूं कि तो पहली बात तो जहां हाफिज सईद की बात की जाती है या मौलाना मसूद अजहर की बात की जाती है, तो इन लोगों को तो पता ही नहीं हाफिज सईद है कौन, क्योंकि इनके पास इंटरनेट नहीं है, नेट नहीं है, कुछ नहीं, इनको पता ही नहीं कि हाफिज सईद है कौन, कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला, नहीं रहने वाला हाफिज सईद। जहां तक ये बात हो रही है ना कि एक प्रोपेगेंडा की तहत बीजेपी आरएसएस क्या करना चाहती है, क्या सोचिए कि आप मुद्दे खत्म इनके पास हो गए, ये डेवलपमेंट कर नहीं पाए, रोजगार दे नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, कभी ये ट्रिपल तलाक को लेके आ जाते हैं, कभी ये राम मंदिर को लेके आ जाते हैं। अब इनके पास नया इशू कोई नहीं था, इन्होंने अचानक एक किलिंग होती है 25 तारीख के बाद, वहां किलिंग होती है और इन्होंने इशू लेके आ जाते हैं रोहिंग्या का इशू लेके मीडिया के ऊपर डालते हैं कि लोगों को। जी सर, जी आप कितना सही बोल रहे हैं सर। आरएसएस की टीम में जाके सर आप तो बहुत बड़े अच्छे इंसान हो सर, आप बात करने दीजिए सर। जी सर, बिल्कुल आरएसएस और बीजेपी ने, पहले सर मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, नहीं तो मैं यासर साहब आपको अच्छा जवाब दे दूंगा। अब सुनिए सर, अरे सुन लीजिए आदिल, मैं आऊंगा सर आपके पास, तब बोलिएगा सर सुनिए ना मेरी बात, मैं बीच में किसी के नहीं बोला हूँ। मैं आरएसएस को तकलीफ, आरएसएस के यहाँ यासर भाई को तकलीफ बड़ी हो रही है, ये किसी को बोलने नहीं दे रहे। यासर भाई बड़ी तकलीफ हो रही है आरएसएस की आपकी बात सुन के। आप मुझे बताइए, जो महाराज से आपसे सवाल ही नहीं है, आपसे मैं उन्हीं की बात करूँ, रोहिंग्या की तकलीफ है जी, मैं वही बता रहा हूँ ना सर। जी बिल्कुल, अब बात करने दीजिए ना, बात करने दीजिए। जहां तक रोहिंग्या की बात है, आप क्यों उन बेचारों को, इतने गरीब मजलूम और बेकस जिनके पास खाने के लिए नहीं कुछ, आप इतना जुल्म कर रहे हो? बर्मा में सरकार जुल्म कर रही है। आज अगर हिंदुस्तान में 40,000 पनाह के लिए आए तो हमें इंसानियत की तरीके से हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके लिए हम उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं, हम उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सर वापस क्या करते हैं? क्या हमारे यहाँ रहेंगे क्या? प्रोसेस बिल्कुल प्रोसेस स्टार्ट हो। और मैं कहता हूं पूरी दुनिया से, मैं हिंदुस्तान से मोदी जी से कहना चाहता हूं, पहल कीजिए। अगर आज अच्छे होते हैं, मोदी जी पूरी दुनिया में जाते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। जब वो बर्मा में गए तो इंसानियत की बात की, लेकिन वहां एक्शन उठाना चाहिए उनके खिलाफ, ताकि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत बढ़े, शान बढ़े कि हाँ बर्मा की सरकार के ऊपर प्रेशर डाला और रोहिंग्या मुसलमानों को इंसाफ दिलाया। मैं कहता हूं मोदी जी को पहल करनी चाहिए, मोदी जी हिंदुस्तान पहल करे, क्योंकि हिंदुस्तान एक पड़ोसी मुल्क है, मोदी जी को प्रयास करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ मुसलमान का नाम चश्मे से देखा जा रहा है, ये सरासर गलत है। हम यही चाहते हैं कि रोहिंग्या को इंसाफ मिले, रोहिंग्या भी अपने देश में जाके उसी तरीके से बच जाए जैसे हम हैं। दोबारा लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
देश की सुरक्षा बड़ी है या रोहिंग्या के मानवाधिकार? यह बड़ा सवाल है। तमाम खास मेहमान बने हुए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। देश की सुरक्षा बड़ी या रोहिंग्या के मानवाधिकार, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तुहिन सिन्हा बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। तुहिन, आज ये जो बयान आया है म्यांमार की स्टेट काउंसलर की तरफ से, ऑंग सान सू की तरफ से, कि रोहिंग्यास जो हैं इनका वास्ता दहशतगर्दी से है। एक गुट जो है, जो लिबरेशन फोर्स बना चुका है, वो लगातार देश के खिलाफ जंग उसने छेड़ रखी है और वो अलग अलग जगहों पर हमले में लिप्त पाया गया है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार का जो स्टैंड था वो इससे और मजबूत हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको 2012 की एक इंसिडेंट याद दिलाना चाहता हूं। मुंबई में दिन दहाड़े 11 या 12 अगस्त की बात है, 2 घंटे के अंदर जितना तोड़ फोड़ रोहिंग्याई मुसलमानों ने किया है, अमर जवान ज्योति को तोड़ा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया है, क्या आपको लगता है कि ये लोग इतने शरीफ हैं? आज बंगाल में जहां भी राइट्स हुए हैं पिछले 1.5 सालों में, वहां पर बांग्लादेशी मुसलमानों का हाथ पाया गया है। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं ये समझना कि सिक्योरिटी थ्रेट है ये लोग। कोई भी रेफ्यूजी जो है सिक्योरिटी थ्रेट होता है। ये जो मगरमच्छी आंसू जो है ये कांग्रेस वाले बहा रहे हैं या बाकी लोग बहा रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो फ्री में इन्होंने आधार कार्ड बांटे थे उनको, जो वोटिंग कार्ड बांटे थे, ये जो है व्यर्थ चला जाएगा, इन्हें वोट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, देखिए जब एक इलेक्टेड सरकार कहती है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट से बताती है कि रोहिंग्याई मुसलमान सिक्योरिटी थ्रेट है, तो प्लीज आप बीच में मत बोलिए। जो भी बोल रहे हैं शांत हो जाइए आप। आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप शांत हो जाइए। आज अगर पिछले 3 साल में एक 2006 और 2008 के बीच का युग मुझे याद है, हर 3 हफ्ते में, हर 4 हफ्ते में एक टेरर अटैक होता था, एक बड़ा टेरर अटैक होता था इंडिया में। आज यही हाल यूरोप का हो रहा है और इसमें ज्यादा से ज्यादा रिफ्यूजीज इन्वॉल्व है। तो अगर पिछले 3.5 साल में अगर एक बड़ा टेरर अटैक नहीं है तो इसका श्रेय आप सरकार को दीजिए। ये सरकार जीरो कॉम्प्रोमाइज रखती है टेररिस्ट के खिलाफ और ये नेशनल सिक्योरिटी को लेकर पूरी तरह चिंतित है। ठीक है। मौलाना आबिद, ये बताइए कि यहां पर रोहिंग्या मुसलमानों के सपोर्ट में खड़े हो जाना, वो भी सरकार के ये कहने के बाद कि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है? और इसे हिंदू मुसलमान का इशू, क्योंकि ये सीधे सीधे 2 देशों के बीच का आपसी मसला है, 2 देशों के नागरिकों के बीच का आपसी मसला है, इसे सीधे सीधे इंटरनल मामला बना देना, हिंदू मुसलमान का रंग दे देना, ये क्यों और कैसे? देखिए समीर भाई, बुनियादी तौर पर इस मसले को यह समझने की जरूरत है कि वहां पर से ये लोग जो भागे हैं तो ये खुशी खां में तो भागे नहीं है। जब वहां पर इनको जिंदगी जो है वो मौत से बदतर दिखाई देने लगी तो ये वहां से निकल के भागे अपनी जान बचाकर। ये कपड़े पहनने के साथ नहीं ला सके, एक वक्त का खाने का सामान अपने साथ नहीं ला सके। और जो लोग आज ये कह रहे हैं कि वहां पर ये अपनी हुकूमत से लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं ये 100% झूठ बोल रहे हैं और ये बेईमानी कर रहे हैं। चूंकि देखिए बौद्ध मत के सबसे बड़े धर्म गुरु जो है दुनिया में दलाई लामा हैं और दलाई लामा का यह बयान आ चुका है ऑन रिकॉर्ड कि म्यांमार के बौद्ध जो है वो दहशतगर्द हो चुके हैं और वो वहां पर मुसलमानों का कत्ले आम कर रहे हैं। अब उस पर जो है ये मेरा सवाल मौलाना आबिद ये है कि हम म्यांमार के अंदरूनी मामलों में अपनी टांग क्यों अड़ाएं? हम क्यों ये फैसला करें कि उनमें से 400 लोग, 500 लोग, 5 लोग, 10 लोग आतंकी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? नहीं, हम क्यों इस मसले में अपनी टांग अड़ाएं? बिल्कुल सही बात है, जबकि हमारे पास इतिहास है। 2012 से वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का एक लिबरेशन आर्मी बनी हुई है, उसकी संख्या तकरीबन 5000 है। ये वहां के देश के आंकड़े कहते हैं, वहां की एजेंसीज कहती हैं। अब उसकी पड़ताल आप करने लगेंगे तो क्या होगा फिर? समीर भाई, आपका सवाल हो गया पूरा? मैं ये कह रहा हूं जी कि आपका सवाल वाजिब है
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब पड़ोस में आग लगी हो तो दूसरे पड़ोसी का फर्ज बनता है कि वो उस आग को बुझाने के लिए वक्त से पहले कोशिश करे। आज वहां पर अगर कुछ लोगों को मौत ताकि आग अपने घर में लग जाए, जहन्नम जो है उनकी जिंदगी बना दी गई उन्हीं के घर में, और हम यहाँ सुकून से बैठे रहे, तो मैं पूछना चाहता हूं कहां गई हमारी वो इंसानियत? क्या सिर्फ सियासत और क्या सिर्फ सरहदें ही जो है सब कुछ हो गया है? क्या इंसानियत नाम की चीज जो है अब इंसान नहीं, सरहद तो है बड़ी चीज। तो भाई अगर सरहद तो है बड़ी चीज, जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है, तो मान लीजिएगा जंगल के परिंदे भी इस काम को तो कर रहे हैं। इंसानियत और ह्यूमन राइट के नाम पर हम अपने हाथ जला लें क्या? इसके लिए भी तैयार? देखिए, मैं यही सवाल मौलाना आबिद साहब से पूछना चाहता हूं, जो जज्बाती हो रहे हैं, क्या हम अपने घर को जलाने के लिए उन्हें बुला लें? अपना दरवाजा उनको खोल देते हैं। आपकी इंसानियत कहां गई? अरे इंसानियत में हम उनकी मदद कर रहे हैं। अभी सरकार ने हमारी इंसानियत मौजूद है। कल भी हम हम ये कह रहे हैं कि जो पहले बात पूरी हो। लास्ट समीर को 53 टन अनाज खाद्य सामग्री भेजा गया है। 7,000 का लक्ष्य रखा। इंसानियत के नाम पर मदद भेजी जा रही है मौलाना आबिद, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें हम अपने घर में बुला कर रख लें। मतलब कुछ का कुछ। और क्या आप जो कह रहे हैं इस तरह की बात, आप चले जाइए, आप म्यांमार में चले जाइए मौलाना साहब, आप म्यांमार चले जाइए, रोहिंग्याओं के साथ बसिए वहाँ पर। क्या उस कोर्ट का मजाक बना रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं साहब? ठीक है, एक चीज बोलना चाहूंगा इसमें। मैं माजरत के साथ कहता हूँ, विषय से भटक रहे हैं। जो चाहे बोलते रहे, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ उसको पहली बात हमें मजहब के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात, इसके दो कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं। एक है सिक्योरिटी, अंतरिक्ष सिक्योरिटी एंगल है, दूसरा है ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट। अब अभी हमारे भाईजान एफिडेविट की बात कर रहे थे। ये एफिडेविट हमारा मानना है कि एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल एफिडेविट है, और मैं इसके लिए बताऊंगा क्यों। मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको बेसिस दे रहा हूं। अगर आप एफिडेविट में कह रहे हैं, ये एफिडेविट में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे पास इंटरनेशनल कन्वेंशन से हम बाउंड नहीं है, एक गैर जिम्मेवार एफिडेविट है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट में चकमा वाले केस में ड्रॉप किया है, एक गैर जिम्मेवार एफिडेविट है। तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा ना? विषय को मजहब के नजरिए से देख रही है। हम कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले आता है, पर उसी समय आगे देखिए कि हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में पोलराइज करना चाहती है। आज इन्होंने देश को तबाह कर दिया है, इकोनॉमी को तबाह कर दिया है, किसानी को तबाह किया है। आज बेरोजगारी बढ़ी हुई है, हाइक बढ़ी हुई है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ही आया हुआ है। जान के भारतीय जनता पार्टी देश को भटका रही है। ठीक, एक मिनट चक्रपाणी महाराज, एक मिनट थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स छोड़ दे। एक मिनट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि नॉन रिफाउलमेंट प्रिंसिपल आर्टिकल 21 के तहत आता है। आप ये बात कह रहे हैं हमारे नॉन बात दोहराए नहीं। एक मिनट, वक्त बर्बाद मत करें। आदिल वक्त। गैर जिम्मेवार हलफनामे ना डालिए आप। मैं ब्रेक ले लूं क्या? कांग्रेस मानती है कि ब्रेक ले लूं क्या? मैं मुसलमान यहाँ के लिए थ्रेट एक मिनट प्लीज। कांग्रेस मानती है कांग्रेस सिक्योरिटी सबसे पहले आता है। आदिल, कांग्रेस मानती है नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले आता है, पर उसी समय में कांग्रेस ये भी कहती है नहीं तो फिर बात खत्म हो जाती ना आदिल। नेशनल ऑब्लिगेशन नहीं, फिर इधर उधर की बात नहीं होगी ना। अगर आप ये कह रहे हैं रिफ्यूजी लॉ के बारे में नहीं पता भाई साहब, के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पहले नॉन रिफाउलमेंट के बारे में पढ़ लीजिए, ओहो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़िए। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आपका। मान लीजिए यासिर, नहीं चक्रपाणी महाराज, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। एक मिनट मौलाना आबिद, में आ रहा हूं। एक एक करके बोले प्लीज, आप सबसे गुजारिश है। चक्रपाणी महाराज, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। आपने जो इशू उछाला है कि अगर वो लोग हिंदू हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यह पता होना चाहिए कि रखाइन में रहने वाले रोहिंग्या कम्युनिटी के जो लोग हैं उसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, और हमारी सरकार की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रही है कि उस कम्युनिटी के कुछ लोगों से खतरा है, ना कि मुसलमान या हिंदुओं से। तो फिर इसे आप मुस्लिम हिंदू रंग देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो हिंदू हो जाएगा तो खतरा नहीं होगा, मुसलमान है तो खतरा होगा, एक मैसेज ये जा रहा है। नहीं, आप
नहीं, देखिए वो मैसेज जो जा रहा है तो इसका मतलब समझ नहीं पा रहे हैं हमारी मैसेज। देखो क्या है, जब अगर जो हिंदू बनते हैं तो उसे हाफिज सईद और अजहर उसे नहीं करेगा आतंकवाद कराने के लिए। दूसरी बात, अभी जो इंसानियत की जो लोग बात बैठ करके मौलाना साहब कर रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर के हमारे पंडितों के साथ इतनी अत्याचार हुआ, इतनी अन्याय हुआ, आज भी वो कश्मीर में विस्थापितों को स्थान नहीं मिला, उसके लिए इनकी इंसानियत कहां चली गई? जो रोहिंग्या जो आतंकवाद से जुड़े हुए जो देश के बाहर है, उसके लिए इनकी इंसानियत जो है जाग गई है। तो वो तो हमारे अपने लोग थे, उनके लिए कितनी बार आवाज इन्होंने उठाया, जितनी ये लोग चिल्ला रहे हैं बैठ के, उसके लिए एक बार भी अगर चिल्लाया होता तो समझ में आता। आज भी वो कश्मीर में नहीं रह पाए और जो विदेश का रोहिंग्या मुसलमान है वो जम्मू कश्मीर में घुस गया। तो सवाल इस बात का है कि ये आखिर निश्चित रूप से हमें लगता है कहीं ना कहीं एक साजिश है और अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि देश को कैसे आतंकवाद में झोंक दिया जाए। तो इसलिए हमें ये इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि देश की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है और उसके लिए चाहे कुछ भी किया जाए, चाहे उनको कोई भी वो किया जाए, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। वो इंसानियत और ये मानवाधिकार के नाम पे आतंकवाद को नहीं पाल पोस सकते। नहीं, आप इंसानियत के नाम पे वखार भट्टी साहब इस बात का जवाब दीजिए। कश्मीरी पंडितों के लिए तो ऐसी कोई आवाज नहीं, इंसानियत, लेकिन आज रोहिंग्या मुसलमानों के साथ खड़े हो गए कुछ लोग। बिल्कुल दूसरे देश के नागरिक। रिक्वेस्ट भाई समीर भाई, रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी मेरी बात सुन लेंगे, सभी तो मुझे जवाब दें। वो सब मेरी रिक्वेस्ट है कि सब बात सुन ले मेरी आराम से। मैं महाराज जी ने जो मुद्दा उठाया कि कश्मीरी पंडितों को आवाज कभी किसी ने ठीक नहीं उठाई। जनाब, कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले कश्मीरी आम लोग नहीं थे। जितने 45 से 46 कश्मीरी पंडित मारे गए, हमें तकलीफ है। उससे ज्यादा यहाँ लाखों मुसलमान, 6 लाख मुसलमान जम्मू कश्मीर में मारे जा चुके हैं। हमारे जम्मू में हिंदू भाई मारे जा चुके हैं। कोई जम्मू से हिंदू भाई छोड़ के भागा नहीं है। वहां से कश्मीर से जगमोहन से पूछिए, जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को भगाया था कि तुम निकलो और मैं पीछे मुसलमानों का सबको खत्म करवाऊंगा। ये जगमोहन से सवाल कीजिए। अगर इतना ही खतरा था तो क्या 8-9 हजार आज भी कश्मीरी पंडित 1990 से आज भी कश्मीर में रह रहे हैं। उनकी हालत गरीब रह रहे हैं, गरीब है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जो एनजीओ कश्मीरी पंडित उनके लिए कभी पूछा किसी ने नहीं मिला? उन्होंने किसी के लिए पूछा किसी ने? और भैया 45 लोग क्या गुजरात में पंडित स्वामी जी क्या गुजरात में से क्या मुसलमान छोड़ के गुजरात भाग गए थे? जब 10,000 गुजराती को मुसलमानों को जिंदा जलाया था, क्या गुजरात में घर छोड़ के नहीं भागते? मेरे भाई को 25 गोलियां लगी, मेरे कजन भाई को 25 गोलियां आप ले सकते हैं? उनकी गारंटी आप ले सकते हैं कि कल को अगर कोई इंसिडेंट हो जाएगा सर तो उसकी गारंटी कौन लेगा? आप ले सकते हैं उन 7,000 लोगों की गारंटी? जवाब दे रहा हूं मैं। जी मैं जवाब दे रहा हूं समीर भाई, मैं जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल समीर भाई, मैं जवाब दे रहा हूं। समीर भाई का यूपी बिहार के जो लोग कश्मीर में आके काम करते हैं, एक यूपी का हिंदू भाई हमारा आतंकवादी लश्कर तैयबा के साथ काम करते हुए पकड़ा गया, आपको पता है 3 महीने के बाद। आप यूपी बिहार वालों की गारंटी लोगे जो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं? क्या वो आतंकवादियों के साथ मिलेंगे नहीं? अरे भाई वो तो हमारे अपने नागरिक है ना, ये पकड़ा भी गया। अरे हमारे अपने पकड़ा गया, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हिंदू नहीं पकड़ा गया, यहाँ पर इनके बारे में शक है कि वो आतंकी हो सकते हैं, उनको क्यों जेले? हिंदू पकड़ा गया, कोई देश के टैक्स पेयर क्यों जेले? ये सवाल है। ना, ये मत बोलिए हिंदू से मुसलमान बन गया, ये मत कंपेयर कीजिए। जब गलत पकड़े, देखिए बंगाल में आए दिन फर्क समझना होगा ना। फर्क समझिए। यासिर जिलानी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल ईमानदारी से बताएंगे आप? एक सवाल का जवाब आप देंगे? भट्टी साहब गारंटी किसने ली है? भट्टी साहब, मीरवाइज फारूक ने किसने ली है? अयूब पंडित को शहीद किया, उस पर आपने कभी खंडन किया? तब जाके आतंकवादी बना। भट्टी साहब, आपका मीरवाइज फारूक के कहने पे बहुत अच्छा पॉइंट और उठाया। मीरवाइज फारूक के कहने पे आपने कभी खंडन किया? भट्टी साहब, मीरवाइज फारूक के खिलाफ कभी कुछ कहा? बिल्कुल। कश्मीर में मेरा हिंदू भाई मरे, कश्मीर में मेरा हिंदू भाई मरे, कश्मीर में मेरा मुसलमान भाई मरे, जान इंसान की जाती है। हम ये इंसानी कत्लेआम बंद करवाना चाहते हैं कश्मीर से, चाहे वो पुलिस वाले की डेथ हो, चाहे वो सिविलियंस की हो, चाहे वो पुलिस वाले की हो। जहां भी मेरे जम्मू कश्मीर का खून बहेगा हम उसको बंद
विरोध करवाना चाहते हैं। हम दुनिया से और हिंदुस्तान से कहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर का खून ठीक है, कत्लेआम हो रहा ठीक है। भट्टी साहब आपने अपना पॉइंट रख लिया। तुहिन सिन्हा, राजनीति नहीं करते। तुहिन सिन्हा आप बहुत देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। अगर आज मैं कश्मीर मौलाना आबिद उसका जवाब देंगे आपको। आज मैं अगर कश्मीर में जाता हूं तो मुझे तो बसने नहीं दिया जाएगा ना। हाँ। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, आज मैं अगर कश्मीर में जाता हूं, मुझे वहां बसने का अधिकार नहीं है, मुझे वहां आधार कार्ड नहीं मिलेगा, मुझे वहां पर पैन कार्ड नहीं मिलेगा, तो इन लोगों को कैसे दिया गया? ये जो हमारे सोशल वर्कर भाई साहब है, ये जरा एक्सप्लेन करेंगे कितना बड़ा स्कैम वहां पे हुआ है। लेकिन इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि अगर एक मिनट एक भी नहीं नया बना, सिर्फ जाली बनाई। 370 के ऊपर मत आइए सर, 370 हमारा हक है, हमारा सरकार में है। जम्मू कश्मीर की जान है, जम्मू कश्मीर की जिंदगी है। 370 उसको खत्म कभी नहीं होने देंगे, कभी हो सकता है। आप उनके सहमत है, उनके साथ है, उनके खिलाफ है। ये दोगलापन बंद करिए। सही बात है। ये भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। ये 40,000 लोग गलत तरीके से घुसपैठ करके हमारे देश की सीमा में कैसे आ गए? इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। तो मुझे लगता है हर मुख्यमंत्री के साथ केंद्र इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं शेयर करता है। ये दोगलापन जो है आप चढ़ाते आए हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जी ने बयान दिया है, महबूबा मुफ्ती जी जरूरी नहीं है सारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर किए जाए कि उनके पास सूचना नहीं थी। भरोसा किस पर करना है वो हमें पता है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना बनाए इसको। जी आप हमें ये बताइए, ये एक ऐसी सरकार है जो कि एक मिनट रुक जाए आप। मौलाना आबिद बहुत देर से हमारे साथ हैं, बहुत देर से हमारे साथ हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मौलाना आबिद, क्यों चट्टान की तरह खड़े हो गए आप रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ? मुझे 10 सेकंड में दो बातें कहनी है। नंबर एक, हमारी भारत सरकार म्यांमार सरकार से क्यों इस बात का दबाव नहीं बनाती, क्यों ये गारंटी नहीं लेती कि भाई ये जो रोहिंग्यास शरणार्थी हिंदुस्तान में या दूसरे मुल्कों में पड़े हुए हैं, इनको आप वापस लीजिए, वहां पे अमन का माहौल बनाइए, इनको इनकी जिंदगी के जीने के हुकूक दीजिए, ह्यूमन राइट्स का वहां पर इनको पूरा वो दिया जाना चाहिए। एक बात तो ये हमारी सरकार को करनी चाहिए, इसलिए भी कि हमारी सरहद इनसे मिली हुई है, 1650 किलोमीटर की सरहद मिली हुई है। अगर वहां पर मुस्तकिल ये बेचैनी इस तरह की रहेगी, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारी सरहदों के आसपास भी पड़ेगा। आज हम 40,000 को लेकर परेशान हैं, हो सकता है बातचीत चल रही है म्यांमार की सरकार के साथ, मौत नजर आती है तो वो कहीं भी भागता है। और वो एक बात दूसरी बात समीर भाई, एक सवाल सिन्हा साहब से मैं पूछना चाहता हूं। सिन्हा जी, आप इसका जवाब दें कि चीन के, तिब्बत के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, नेपाल के, ये जो कई लाख लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, मैं हिंदू और मुसलमान नहीं कर रहा हूं, उनको किस बुनियाद पर हमने यहां टिकाया हुआ है? तो अगर हमारे पास 5 लाख लोग पहले से शरणार्थी रह सकते हैं, तो क्या 40,000 लोगों के रहने से हम भूखे मर जाएंगे? 125 करोड़ का देश भूखा मर जाएगा। साहब कहां की बात कर रहे हैं? 5 लाख से दिक्कत नहीं है, 40,000 से दिक्कत क्यों हो गई? हमने हमेशा जहां भी रेफ्यूजीज को मदद करने अधिक है कि हम मानवता के खातिर अपने देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। देखिए मौलाना साहब, मैं निगरानी में रखा जा सकता है, तो जवाब दे रहा हूं। वो कह रहे हैं 40,000 लोगों को निगरानी में भी तो रखा जा सकता है। लोग आकर यहीं पर बस जाए, हम अपने देश से बाहर बहुत सारे मामले हैं, अपने खुद बहुत सारे मामले हैं। आप इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, दे रहा हूं। मुझे हैरानी होती है आबिद साहब, आप कम से कम कभी तो भारत की जो सुरक्षा है उसके ऊपर दिखाइए साथ में। मैं आपसे ये तवक्को करता हूं कि आप इस कम से कम आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आपकी दिली मंशा है कि पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आकर बस जाए और हम अपने देश में आपकी मंशा पूरी नहीं होगी। सबसे पहली बात ये आपको बता दूं, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों से, सैकड़ों सालों से लोग आ रहे हैं, तो वो आ रहे थे। आज जो थ्रेट परसेप्शन हमें नजर आ रही है, हम मानवता के खातिर अपने देश की सुरक्षा का उल्लंघन नहीं कर सकते। इस देश की परवाह आपको नहीं होगी, हमें है। इंसानियत की बुनियाद पर कुछ तो इंसानियत का
मुजाहिदा करो भाई। आदिल सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी का इस बात के पीछे क्या लॉजिक है? कानूनी सहायता देने के लिए भी तैयार है। इस देश के जो कानून मंत्री रहे अश्विनी कुमार साहब, आपकी पार्टी के नेता, वो रोहिंग्या मुसलमानों की वकालत करने के लिए भी तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि मानवाधिकार का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है। 40,000 लोगों को एक साथ आतंकी कैसे ठहराया जा सकता है? इसका क्या लॉजिक क्या है? मतलब कहना क्या चाह रही है कांग्रेस पार्टी सरकार से? समीर साहब, हमारा स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर तो यही बात खत्म हो जाती है। अगर सबसे पहले है नेशनल सिक्योरिटी, मैं कंप्लीट तो फिर हम क्यों ये खतरा मोल लें? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले, पर साथ ही साथ हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय इमेज है, हमारी कई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, उसको भी ध्यान के दायरे में रखना जरूरी है, ये हम कह रहे हैं। और दूसरी बात, आप अश्विनी कुमार साहब की बात कर रहे हैं, वो एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर वकील हैं, वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी हैं। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। जो एक ब्लैंकेट ऑर्डर पास करना शायद उचित ना हो। आप एनालिसिस करिए, जिसके संबंध हैं उन्हें इमीडिएटली रिपोर्ट करिए, और ये सारे विषय को नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है। मैं समीर साहब, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स में देखना ये विषय सही नहीं होगा। कांग्रेस की मजबूरी ये है कि मुद्दा नहीं है उनके पास, मुद्दा विहीन हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूं देश के आगे मुद्दे क्या है। बेरोजगारी मुद्दा है देश के सामने, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये मुद्दा है। इकोनॉमी को आपने तबाह किया, ये मुद्दा है। नोटबंदी से आपने इकोनॉमी को तबाह किया, ये उठाइए ना। रियल एस्टेट खत्म कर दिया, ये मुद्दा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर खत्म किया, ये मुद्दा है। 8% से 5.7% GDP है, ये मुद्दा है। आदिल, यही मुद्दे उठाइए ना फिर। 1.5% आ गया, ये मुद्दा है। आदिल साहब, ये हकीकत है देश के आगे। चलिए ठीक है, बताइए, हिंदुस्तान के लोग आपके नेता के लिए हालत कर दिया है, सुनने को तैयार नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। एक मिनट वक्त खत्म हो गया हमारे पास। आदिल सिंह साहब, इतने मुद्दे आपने गिना लिए, इतने एक मिनट आदिल साहब, इतने मुद्दे आपने गिना लिए, इतने मुद्दे आपने सरकार के खिलाफ गिना लिए, तो उनको मुद्दा बनाइए ना। किसने रोका है आपको विपक्षी पार्टी के तौर पर? लेकिन उसको तो आप मुद्दा बना नहीं रहे। आप मुद्दा बना रहे रोहिंग्या मुसलमानों का। रोहिंग्या मुसलमानों को मुद्दा बनाए नहीं, मुद्दा तो बना हुआ है ना, मुद्दा तो बना हुआ है। आप उनके साथ खड़े हुए हैं। ये मैसेज जा रहा है, ये मैसेज जा रहा है, ये मैसेज जा रहा है। मैं कह रहा हूँ पार्टी का षड्यंत्र है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, इसलिए एक मिनट, इसलिए इस डिबेट को यही खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया।